हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला। हम लोग अपना नेशनल करंट अफेयर कवर कर रहे थे। कहाँ से? हमारा जो मैगजीन है तर्कश, उसके वॉल्यूम 2 से। हम लोग अभी तक वॉल्यूम 1 को कवर कर चुके हैं। वॉल्यूम 2 का ये आज नेशनल करंट अफेयर का अंतिम लेक्चर होने वाला है। ठीक है, आपको जो हमेशा कहते हैं कि आप लोग रिवीजन रोज करिए, है ना। रोज कहने का मतलब रोज करिए, सुबह शाम दोपहर जैसे दवा लिया जाता है ना, उसी तरीके से रिवीजन रखिए। आप जो भी पढ़ते हैं उसका 40% टाइम आपका रिवीजन में जाना चाहिए। योर 40% टाइम शुड बी इन योर रिवीजन। जो पढ़े हैं उसका रिवीजन में, ठीक है। बाकी आप लोग सब खुद पढ़े लिखे होशियार आदमी हैं। हमारा तो जो काम है, हम इसलिए अपने रोज आपको कहते हैं कि रिवीजन रोज करिए। आपसे जो सवाल पूछा जाता है पार्टिसिपेट करिए। अगर आता है तो कमेंट करिए, नहीं आता है तो उसको पढ़िए कहीं से कहीं, ठीक है। बाकी हम शुरू करते हैं आज का जो न्यूज़ है। आज जो पहला न्यूज़ देखेंगे, हमारा जो पहला न्यूज़ है वो कहाँ से है? वो है मेघालय से। मेघालय में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम क्या है? सेंग केहलांग फेस्टिवल। अब आपके बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा हो कि मेघालय है कहाँ पे। तो ये देखिए, हमारा प्यारा भारत महान इस तरीके का है, ठीक है। तो ये जो एरिया है यहाँ पे जो मेघ जैसा बनता है वो है मेघालय। बाकी आपको और भी नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट्स है वो याद है या नहीं? आपको रिवाइजन करवा दे रहे। ये जो निकलता है थोड़ा सा, वो क्या है? वो है सिक्किम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आसाम, यहाँ पे अरुणाचल। उसके बाद आपको क्या बताए थे? नमामि ट्रिक, नमामि, है ना। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पे त्रिपुरा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है जो भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं। तो मेघालय में क्या मनाया गया? सेंग केहलांग फेस्टिवल 19 से 21 अप्रैल के बीच में। बोला जाता है कि ये जो फेस्टिवल है सेंग केहलांग, वो क्या दिखाता है? वो जो भी वहाँ के बिलीवर्स हैं जो इस फेस्टिवल में मानते हैं, उसको यूनिटी को फोस्टर करता है, एकता को दिखाता है और उनके फेथ को दिखलाता है, ठीक है। अगला जो न्यूज है वो है सी डॉट। सी डॉट क्या है? इट्स ए प्रीमियर टेलीकॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर, जो काम किसके अंदर करती है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर। अब आपके दिमाग में जरूर आ रहा हो कि व्हाट इज सी डॉट। सी डॉट इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। और ये कब बना? ये इस्टेब्लिश किया गया था 1984 में। और सी डॉट क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, ठीक है। ये 1984 में डेवलप किया गया। ये क्या काम करती है? ये जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है टेलीकॉम पे, उसके लिए ये एक बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जो काम किसके अंदर करती है? डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर। तो वो सी डॉट और आईआईटी जोधपुर, ये दोनों मिल के क्या बनाया? एक एग्रीमेंट साइन करता है। किस चीज़ पे? 5G और बियॉन्ड नेटवर्क, जिसमें AI का यूज करके बनाएंगे। तो पूरा एग्रीमेंट क्या है कि ऑटोमेटेड सर्विस मैनेजमेंट इन 5G एंड बियॉन्ड नेटवर्क्स यूजिंग AI, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑटोमेटेड सर्विस मैनेजमेंट इन 5G एंड बियॉन्ड नेटवर्क्स यूजिंग AI। किसके किसके बीच में? सी डॉट क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर टेलीमैटिक्स। ये कब बना? ये 1984 में बना। ये किसके अंदर काम करती है? ये काम करती है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर। और इसके साथ कौन मिलकर कोलैबोरेशन किया? वो है IIT जोधपुर, ठीक है। अगला जो न्यूज है वो है तमिलनाडु से। तमिलनाडु के जो गवर्नर है RN रवि, उनके द्वारा दो चीज का इनॉग्रेशन किया गया। पहला, परमवीर चक्र गार्डन। परमवीर चक्र गार्डन क्या है कि वहाँ जो भी वहाँ के 21 परमवीर चक्र अवॉर्डी हैं, उनका पुतला लगाया गया, उनका पुत लगाया गया, उनका स्टैचू लगाया गया है। और एक एक्यम एग्जीबिशन है, दोनों को उद्घाटन करते हैं। और वो कहाँ करते हैं? वो करते हैं कांची महास्वामी विद्या मंदिर, जो कहाँ है? तंबरम, चेन्नई में। ये देखिए पिक्चर, ये हैं RN रवि, जो तमिलनाडु के क्या हैं? गवर्नर हैं। आपको क्या बताना है कि हु इज़ द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु का भी चीफ मिनिस्टर कौन है? आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं ये भी आपको बताना है। तो ये जो आप देख रहे होंगे पिक्चर, ये जो पुतला, वो किनका है? वहाँ के जो भी परमवीर चक्र जो जीते हैं अवॉर्डी, उनका पुतला है, ठीक है। तो ये कहाँ किए इन्होंने? ये एक इसके साथ एक एक्यम एग्जीबिशन का भी करते हैं, और वो कांची महास्वामी विद्या मंदिर तंबरम चेन्नई में करते हैं, ठीक है। उसका अगला जो न्यूज है हमारा वो है इरडई से। इरडई क्या किया है? इरडई के पहले है क्या? जो भी इंश्योरेंस रिलेटेड जो भी चीज़ करती है उसी को ये देखती है ना। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, IRDAI। ये कब बना? ये 99 में बना। ये किस तरीके का बॉडी है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और काम किसके अंदर करती है? मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, ठीक है, या फाइनेंस जो कहते हैं आप। अगर इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो बहुत लोगों के मन में आएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली। लेकिन इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में नहीं है। आपको कमेंट करके बताना है कि इरडई का हेडक्वार्टर कहाँ है।
ठीक है, आपको हम हिंट दे रहे हैं, साउथ में है। तो उनके द्वारा क्या किया गया, एक रिफॉर्म लाया गया, बोला गया कि जो एज लिमिट होता था ना इंश्योरेंस खरीदने का, हेल्थ पॉलिसी को खरीदने का, उसका जो है उसको क्या किया गया है, उसको एज लिमिट को क्या किया गया है, रिमूव कर दिया गया है। और वो नया जो आ रहा है 1 अप्रैल 2024 से इफेक्टिव होगा। और वो क्या क्या है, प्रीवियसली जो है 65 साल तक खरीद सकते थे, है ना इंश्योरेंस। जैसे आप हेल्थ इंश्योरेंस 65 साल तक, क्या आप बूढ़े हो गए तो आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देता था। अब क्या है कि आप 65 साल तक, है ना 65 साल तक आप इंश्योरेंस जाके खरीद सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। उसी को जो पहले का जो था उसको हटा के नया एज लिमिट लाया है, जो 65 साल तक आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। ये एग्जाम में जरूरी हो जाता है, पूछ देगा कि कब तक खरीद सकते हैं, तो 65 ईयर्स के एज तक आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। ये इफेक्टिव कब से होगा, ये जो इफेक्टिव है वो 1 अप्रैल से इफेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद एक और काम किया गया कि जो पहले जो वेटिंग पीरियड होता था, जैसे वेटिंग पीरियड क्या होता है, जैसे आज आप हेल्थ इंश्योरेंस लिए और कल आप उसको जाके बता रहे कि हमको कैंसर है, ठीक है, तो एक ही दिन में आपको कैंसर तो नहीं हो जाएगा ना। तो उसी के लिए वेटिंग पीरियड की, अगर जैसे इस तरीके का कोई डिजीज होता है तो उसमें वेटिंग पीरियड होता है कि अगर इंश्योरेंस लेने के 2 साल बाद या 3 साल बाद अगर कुछ होता है इस तरीके की कोई बड़ी बीमारी, तभी हम आपको कवर देंगे, तभी हम आपके इंश्योरेंस पॉलिसी का जो कवरेज है वो मिलेगा। उसी में जो पहले 48 मंथ का वेटिंग पीरियड होता था उसको कमा के कितना कर दिया गया, 36 महीना, 36 मंथ का वेटिंग पीरियड किया गया है ना, घटा के कितना से 48 मंथ से 36 मंथ किया गया है, ठीक है। अगला जो न्यूज़ है हमारा वो है कि फॉरेस्ट फायर, आपको पता है जंगल में आग लग जाता है, तो उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा, अभी पता है हाल में उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा जंगल में आग भी लगा हुआ था, तो उसी के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या है, पिरूल लाओ पैसे पाओ, है ना, पिरूल लाओ पैसे पाओ। फिर से ध्यान में दे रहे हैं, क्या है, पिरूल लाओ पैसे पाओ। पिरूल किसको बोलते हैं, वो जो देवदार के पत्ते होते हैं ना, पाइन लीव्स, उसको बोलते हैं पिरूल। तो आप पिरूल के पत्ते अगर जंगल से चुन के इकट्ठा करके लेके जाते हैं गवर्नमेंट के पास, तो वो आपको 50 रुपए पर केजी के हिसाब से गवर्नमेंट आपसे खरीदेगी, ठीक है। तो इसीलिए इस स्कीम का नाम रखा गया है पिरूल लॉ पैसे पाओ, कि आप देवदार के जो भी उसी के कारण जो पत्ते सूख जाते हैं और उसी में आग लग जाता है, जिसके कारण बहुत इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो उसी के लिए पिरूल लाओ पैसे लाओ जो स्कीम है उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये लाया गया है, जिसमें आपको ये भी बता दिए कि पिरूल जो है पाइन लीव्स है उसको कैसे खरीदेगी, 50 रुपए पर केजी के हिसाब से। और एक पिरूल कलेक्शन सेंटर बनाया गया है जो क्या करेगी, रिड्यूस फॉरेस्ट फायर को लगने से, जंगल में आग लगने से क्या करेगी, उसको बचाएगी। अगला जो है अगले जाने से पहले आपको हम थोड़ा सा एक हमारे संस्थान के द्वारा जो टेस्ट करवाया जा रहा है उसके बारे में बता रहे हैं कि हमारा जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 4 है ना, चौथा मॉक टेस्ट है, वो 17 तारीख को है, मतलब अपकमिंग संडे को है, 12 से 2, जिस समय एग्ज़ाम होता है आपका बीपीएससी का, उसी तरीके से सेम मैनर में सेम इन्वायरमेंट हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं आपको ऑफलाइन सेंटर में। ये पटना और दिल्ली दोनों सेंटर में होता है, दोनों स्थित सेंटर्स में होता है। जिस तरीके से गवर्नमेंट स्कूल्स में आपका सेंटर जाता है उसी तरीके से आपको सेंटर दिया जाएगा, सेम उसी तरीके का इन्वायरमेंट आपके लिए बनाया जाता है, उसी तरीके का आपको बुकलेट भी दिया जाता है, जो एग्ज़ाम बुकलेट जिस तरीके का होता है सेम तरीके का। और क्वेश्चन तो बताने का ज़रूरत नहीं है, जो लोग दे रहे हैं वो जान रहे हैं, लेकिन जो नहीं दे रहे हैं वी विल इन्वाइट देम टू कम एंड, है ना, और अपीयर होइए, एक बार दीजिए। वो आपके जो एग्ज़ाम है उसमें एक मील का पत्थर ये बन सकता है ये टेस्ट, है ना। टेस्ट क्या होता है, टेस्ट ना आपका आईना होता है जिसमें आप अपना फेस देख सकते हैं। जब आप तैयार होने के बाद जब जब फाइनल तैयार हो जाते हैं तो आप देखने जाते हैं ना कि कैसे दिख रहे हैं, तो टेस्ट वही है कि जब आप पूरा पढ़ लिए तो कितना याद है कितना भूल जा रहे हैं, वो क्या है, टेस्ट से आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो 17 नवंबर को होने वाला है 12 से 2 पटना और दिल्ली सेंटर्स में, ठीक है। अगला न्यूज हम आपको क्या बताना चाह रहे थे कि जो हमारा जो नेशनल ब्रॉडकास्टर है दूरदर्शन का एक चैनल है जिसका नाम क्या है, डीडी न्यूज़, है ना, दूरदर्शन न्यूज़। उसका जो लोगो था वो बदल गया है, लाल से वो क्या हो गया है, सैफरन हो गया, भगवा कलर का हो गया है। ये देखिए, ये डीडी न्यूज़ का पहले ये था और अब ये बन गया है लाल रंग से, क्या रंग बन गया है, सैफरन, भगवा कलर हो गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है बस कि डीडी न्यूज़ जो है वो उसका जो लोगो था वो रेड से ट्रांसफॉर्म होकर सैफरन बन गया है। आपको क्या बताना है कि डीडी न्यूज़ जो है कब शुरू किया गया था, इन विच ईयर डीडी न्यूज़ वॉज स्टार्टेड। अगला जो न्यूज़ है हमारा कि मेघालय में
मेघालय की पहली डीजीपी बनी है, अपॉइंट हुई है एक महिला आईपीएस जो पहले थी, उनका नाम क्या है? इदाशीशा नांगरंग। इदाशीशा नांगरंग, ये हैं इदाशीशा नांगरंग, ठीक है। इनका नाम क्या है? IDASHISHA, इदाशीशा नांगरंग, ठीक है। ये मेघालय की, अभी आपको ऊपर में भी बताए थे कि मेघालय में एक त्यौहार मनाया गया जिसका नाम क्या है? सेंग किहलांग फेस्टिवल। तो ये दूसरा न्यूज मेघालय से है कि मेघालय की पहली डीजीपी फीमेल वीमेन डीजीपी बनी है जिनका नाम क्या है? इदाशीशा नांगरंग, जो मेघालय की बनी है। और ये खासी कम्युनिटी से आती हैं। आपको पता है खासी, गारो खासी जयंती आप लोग सब पढ़े होंगे, तो ये खासी ट्राइब से आती हैं, ठीक है। अगला जो हमारा न्यूज है वो है कहाँ से? मणिपुर से। नॉर्थ ईस्ट का जो भी न्यूज हो जाता है ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो मणिपुर गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम लाया गया है जिसका नाम क्या है? स्कूल ऑन व्हील्स। व्हील्स मतलब चक्के पे, हाँ, मतलब गाड़ी में ही एक स्कूल इस्टेब्लिश किया जाएगा जो क्या करेगी? घूम घूम के जाके पढ़ाएगी। जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं तो वो क्या करेगी? मोहल्ले में ही जाएगी और वहाँ रोज जाके पढ़ाएगी। इट्स अ वन ऑफ द बेस्ट स्कीम्स यू कैन से, कि जो बनाया जाता है कि जो बच्चे नहीं जाते हैं तो आप छोटा छोटा स्कूल बना दें जिसमें 2-3 टीचर होंगे। बच्चे को एक बार आदत लगा देंगे ना उनको पढ़ने का, फिर वो कहीं जाके पढ़ लेंगे, ठीक है। बट उनको पता तो चले कि पढ़ाई का इंपॉर्टेंस क्या है। इसके लिए स्कूल ऑन व्हील्स मणिपुर गवर्नमेंट के द्वारा ये शुरू किया गया है, जिसमें क्या होगा कि जो भी वैसे बच्चे जो रिलीफ कैंप में शेल्टर ले लेते हैं तो उनको वो जो जाके उनको पढ़ाना होता है, ये इस तरीके का बस में सुविधा किया जाता है। इस तरीके का जो जो बसेस होते हैं उसमें ही ये स्कूल ऑन व्हील्स मणिपुर के द्वारा श्री अनुसुईया उकाय के द्वारा, ये वहाँ की जो गवर्नर है मणिपुर की, उनके द्वारा ये इनोग्रेट किया गया था, ठीक है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि स्कूल ऑन व्हील्स मणिपुर गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया। अगला जो न्यूज है हमारा वो क्या है कि एक ऑर्गेनाइज किया गया है जिसका नाम क्या है? टेलीकॉम डिजाइन कोलैबोरेशन स्प्रिंट। स्प्रिंट क्या होता है? स्प्रिंट का मतलब क्या होता है? किसी भी रेस को बहुत तेज भागना बहुत कम समय में, उसको हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंट बोलते हैं। तो ये जो टेलीकॉम डिजाइन कोलैबोरेशन स्प्रिंट है, मतलब क्या है कि टेलीकॉम के डिजाइन से रिलेटेड बहुत सारे इकट्ठे होंगे स्टार्टअप्स और उसी में स्प्रिंट करेंगे, जो तेज अच्छा से काम करेंगे। उसी तरीके का कुछ इनिशिएटिव होगा, पढ़ के यही समझ आ रहा है। तो इसी तरीके का ऑर्गेनाइज करवाया गया किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और ट्रिपल आईटी बैंगलोर। ट्रिपल आईटी बैंगलोर क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ट्रिपल आईटी के बैंगलोर क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। वो कब किया गया? वो मई 2024 को किया गया। और ये अपने आप में पहले तरीके का इस तरीके का इनिशिएटिव है जो एक साथ 15 स्टार्टअप को लाया और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को लाया, जो किस चीज़ पे काम करेगी? जो रैपिड आइडेंटिफिकेशन, जो प्रमोट किसको करेगी? रैपिड आइडिएशन। जो भी आइडिया है उसको जल्दी, जैसे आपके दिमाग में कोई आइडिया आया तो आपको वो आइडिया को ये करने में उसको आइडिया को जमीन पे लाने में क्या आपको लगेगा? पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सब कौन करेगी? ये सब ये जो दोनों डिपार्टमेंट है वो मिलकर आपको देगी। तो उसी को जो प्रमोट किसको करेगी? रैपिड आइडिएशन एंड सोल्यूशन डेवलपमेंट को प्रमोट करेगी। किसमें? डीप टेक सेक्टर में। और एम क्या करेगी कि हमारा जो टेलीकॉम इकोसिस्टम है फ्यूचर के लिए रेडी रहे, इसके लिए। तो टेलीकॉम डिजाइन कोलैबोरेशन स्प्रिंट जो है किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रिपल आईटी बैंगलोर के द्वारा। अगला जो न्यूज है हमारा डीआरडीओ से आता है। कल आपको डीआरडीओ से एक न्यूज बताए थे कि डीआरडीओ की जो CVRDE कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट चेन्नई में जो है उसके द्वारा एक टैंक बनाया गया जिसका नाम क्या बताए थे? जोरावर, ठीक है। तो आज जो है ये कानपुर का जो कानपुर में एक लैब है डीआरडीओ का, उसका नाम क्या है? DMSRDE, डिफेंस मटेरियल एंड स्टोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। ये क्या है? ये भी एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है जो काम क्या करती है? जो भी आर्मी या डिफेंस पर्सनल के प्रोटेक्टिंग क्लॉथिंग इक्विपमेंट पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करती है, ठीक है। ये देखिए, दिस इज द लोगो ऑफ DMSRDE, है ना। मटेरियल एंड स्टोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, DMSR DRDO की है, ठीक है। और आप कल जो आपको हम बताए थे वो लैब क्या था? CVRDE, रिवाइज करवा दे, CVRDE। ये जो लैब है इसका क्या था? ये कॉम्बैट व्हीकल्स बनाती थी, कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। ये कहाँ थी? चेन्नई में। और DMSRDE कहाँ है? ये कानपुर में है, ठीक है। आपको कल बताए थे कि DRDO का आई थिंक 50+ लैब्स है। तो इसके द्वारा क्या बनाया गया है? इसके द्वारा इंडिजिनसली, मतलब यहाँ का खुद का एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया गया है। दिस इज द जैकेट। ये वेस्ट है, एक बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाया गया किसके द्वारा? DRDO का DMSRDE लैब के द्वारा। ये कानपुर में है। बोला जा रहा है कि ये जो इसका जो ये प्रोटेक्ट किससे करेगी कि 7.62 × 54 R API
जो लेवल 6 BIS जो है भारत इंडियन स्टैंडर्ड 17051 एम्यूनेशन जो गोली होती है लेवल 6 को भी उससे ये प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, अगला जो हमारा न्यूज है वो क्या है कि इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, हम आपसे सवाल कल पूछे थे कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो जो कोस्ट गार्ड है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करने वाली जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो जो आर्मी व्यवस्थाएं हैं, वो कौन सा है? आर्मी, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड। तो ये जो है उसके द्वारा एक पोल्यूशन कंट्रोल वेसल, PCV जिसको बोलते हैं, है ना, उसका नाम क्या है? समुद्र पहरेदार। समुद्र पहरेदार किस समुद्र को क्या करेगी? पहरेदारी करेगी, उसका रक्षा करेगी। तो किस चीज में रक्षा करेगी? कि जो पोल्यूशन जो हम लोग फैला देते हैं उसके कंट्रोल करने के लिए उनके द्वारा एक कॉल मेड, ए पोर्ट कॉल एट कहाँ? मुआरा, ब्रुनई, ऑन April 6, 2024। कब ये किया गया? ड्यूरिंग इट्स ओवरसी डिप्लॉयमेंट टू एशियान कंट्रीज, जब वो एशियान कंट्रीज में घूम रहे थे। एशियान कंट्रीज क्या है? एशियान कंट्रीज इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, जो भी हमारा कंट्री का जो साउथ ईस्ट एरिया में है, हमारा ये भारत है, अगर इस तरीके का बनाए तो हम ये भारत है, तो यहाँ जो साउथ ईस्ट में, यहाँ पे जो भी ये इंडोनेशिया, जकार्ता, मलेशिया, है ना, इस एरिया में जब वो घूम रही थी उसी दौरान इन्होंने ब्रुनई को कॉल करा, मेड ए पोर्ट कॉल, है ना। ये जो डिप्लॉयमेंट है वो क्या दिखाता है? इंडिया के कमिटमेंट को, कि वो मरीन पोल्यूशन को हम लोग कैसे ठीक करना चाहते हैं और प्रमोट क्या करते हैं कि मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी थ्रू इनहेंस मैरीटाइम कॉपरेशन। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा एक पोल्यूशन कंट्रोल व्हीकल जो है PCV व्हीकल, उसका नाम क्या है? समुद्र पहरेदार। दिस इज समुद्र पहरेदार। ये किसके द्वारा किया गया? तट रक्षक, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोस्ट गार्ड, तट को रक्षा करने वाला, इसी के द्वारा PCV व्हीकल है ये। इसका नाम क्या है? समुद्र पहरेदार। इन्हीं के द्वारा ब्रुनई के मुआरा को पोर्ट कॉल किया गया था। ठीक है, जब कब किया गया था? जब ये एशियन कंट्री के डिप्लॉयमेंट पे निकली थी तब। अगला जो हमारा न्यूज है वो है REC लिमिटेड से। REC क्या है? व्हाट इज REC? REC क्या है? एक हमारा PSU है, और वो कैसी PSU है? कल आपको बताया था कि 3 तरह का PSU होता है, मिनी रत्ना, नवरत्ना और महारत्ना। तो REC लिमिटेड जो है एक महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट है। REC का फुल फॉर्म क्या होता है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन। ठीक है, तो REC के द्वारा क्या किया गया है? इनके द्वारा जो काम किसके अंदर करती है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर। ठीक है, और एक क्या है? लीडिंग NBFC भी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर भी है। तो इसी के अंदर क्या है? रिसीव किया गया है कि इनके द्वारा जो एक NBFC बनाई जाएगी, जिसको अप्रूव कौन कर दिया है? RBI। जो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल है उसको कौन अप्रूव करती है? RBI। तो उनके द्वारा अप्रूव किया गया है, और बोला क्या गया है कि एक इंटरनेशनल IFSC कहाँ बनाया जाएगा? गुजरात में। गुजरात की कहाँ? गिफ्ट सिटी में, है ना, जो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी है, गांधीनगर, वहाँ इन्हीं के द्वारा एक NBFC इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो सब्सिडरी किसकी होगी? REC की। REC क्या है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड। इनके द्वारा ये एक नवरत्ना स्टेटस PSU है। ठीक है, ये जो है ये किसका सब्सिडरी है? IFC। आप सुने होंगे पावर कारपोरेशन, पावर फाइनेंस कारपोरेशन, PFC, उसी का एक सब्सिडरी है REC। ठीक है, अगला जो न्यूज है वो क्या है कि इंडिया के द्वारा एक ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है इवेंट। उसका नाम क्या है? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट। कब से कब तक? 20 से 24 नवंबर 2024 में। और ये कहाँ किया जाएगा? गोवा में। बस ये ध्यान रखना है कि इंडिया के द्वारा ये कब इनॉग्रेट करवाया जा रहा है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट। वो है 20 से 24 नवंबर के बीच में, और वो कहाँ होगा? वो होगा गोवा में। अगला जो है वो न्यूज है श्रीनगर से, कि श्रीनगर को जो है रिकॉग्नाइज किया गया वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के लिए। ठीक है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के लिए रिकॉग्नाइज किया है। इससे पहले हमारे देश में और भी शहर जैसे जयपुर, मल्लापुरम, मैसूर, ये सब को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का रिकॉग्निशन मिल चुका है। ठीक है, तो ये जो है हमारा चौथा इंडिया का शहर होगा, 4th इंडियन सिटी होगा जिसको ये वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का रिकॉग्निशन मिलेगा। और ये देता कौन है? ये जो है देता है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के जो फाउंडर हैं वो हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय। जब आप कमला देवी चट्टोपाध्याय के बारे में पढ़ेंगे तो आपको सुन के बहुत ही
मज़ा आएगा कि इनके बारे में हम कैसे नहीं जानते। तो आपको थोड़ा सा ब्रीफ में हम कमला देवी चट्टोपाध्याय के बारे में बता देंगे, उसके पहले हम इसको पूरा बता दे रहे हैं। ये जो रिकॉग्निशन है वो किसके अंदर आता है? ये 3 साल के लिए दिया जाता है, जो इंक्लूड क्या करता है? यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी नेटवर्क यूएनसीसी में आपको क्राफ्ट और फोक आर्ट्स के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो आपको क्या क्या बता दिए कि ये चौथा शहर बना है हमारे इंडिया का। उसके पहले कौन कौन सा शहर है? जयपुर, मल्लापुरम एंड मैसूर। ये 3 साल के लिए दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा। इस रिकॉग्निशन के द्वारा और क्या दिया जाता है कि इंक्लूड किया जाता है यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में भी आपको क्राफ्ट और जो फोक आर्ट्स है उसके लिए ये दिया जाता है। ठीक है, अब आपको हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय के बारे में कि जो कमला देवी चट्टोपाध्याय जिन्होंने वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल बनाया था उनके बारे में। ये कहाँ की थी? ये जो थी रहने वाली, ये मद्रास प्रेसिडेंटी मैंगलोर की रहने वाली थी, मैंगलोर। इनको क्या कहते थे? आप नाम जब सुनेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि हाँ, इनके बारे में तो सुना था। इनको कहा जाता था हथकरघा माँ। क्या कहा जाता था? हथकरघा, हथकरघा, हथकरघा माँ। सी इज फेमस, हथकरघा माँ के नाम से ये फेमस थी, है ना, क्योंकि इन्होंने हैंडलूम सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम किया है। ठीक है, इसीलिए इनको 1966 में रमैन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया, 1955 में पद्म भूषण दिया गया और 1987 में इनको पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। समझ रहे हैं? ये एक लाइफ में इतना ज़्यादा काम की हैं। इनके द्वारा ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है या संगीत नाटक एकेडमी, दोनों के द्वारा, दोनों को ये हेड रह चुकी हैं। सो इसलिए ये ज़रूरी थी। और डब्ल्यूसीसी का जो फाउंडर में थी वो भी ये कमला देवी चट्टोपाध्याय के द्वारा शुरू किया गया था। अगला जो न्यूज़ है हमारा वो है कि जयपुर में पहली बार प्लास्टिक वेस्ट से जयपुर मिलिट्री स्टेशन के पास रोड बनाया गया है। जयपुर मिलिट्री स्टेशन एरिया में प्लास्टिक का रोड बनाया गया है जयपुर में पहली बार इस तरीके का। ठीक है, जो क्या है वो सेकेंड मिलिट्री स्टेशन बनता है। पहला मिलिट्री स्टेशन कहाँ है? नारंगी मिलिट्री स्टेशन। नारंगी मिलिट्री स्टेशन कहाँ है? ये आसाम में पड़ता है। आसाम का पहला मिलिट्री स्टेशन ऐसा बना था जहाँ प्लास्टिक वेस्ट से रोड बनाया गया था 2019 में। और ये दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन सा बनता है? जयपुर मिलिट्री स्टेशन। वहाँ भी ये जो जयपुर के लिए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्लास्टिक वेस्ट से रोड बनाया गया। ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो न्यूज है वो है सिक्किम से। सिक्किम हाई कोर्ट के द्वारा पहला एक ये मूव लिया गया और क्या किया गया है कि जो भी महिलाएं जिनका मासिक धर्म चलता है तो वो अपना छुट्टी ले सकती हैं। सो दे हैव इंट्रोड्यूस अ मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी फॉर इट्स वीमेन एम्प्लॉई इन द रजिस्ट्री। एंड वीमेन को छुट्टी कितने दिनों का मिलेगा? 2 से 3 दिनों का, एक महीने में वो छुट्टी ले सकती हैं फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल। उनको जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आते हैं जिसके कारण उनको छुट्टी दिया गया है। तो सिक्किम जो है, सिक्किम हाई कोर्ट है, ये अपने आप में एक नायाब काम किया है और बाकी हाई कोर्ट्स और बाकी इंस्टीट्यूशंस को भी सीखनी चाहिए, इनसे लेसन लेना चाहिए और छुट्टी देना चाहिए। ठीक है, तो आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि वैसा कौन सा हाई कोर्ट है जहां मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाया गया है तो वह सिक्किम हाई कोर्ट। 2 से 3 दिनों का छुट्टी दिया जाएगा एक महीने में। अगला जो न्यूज है वो है आईआईटी मद्रास के द्वारा। आईआईटी मद्रास का इंक्यूबेटेड एक स्टार्टअप है जो किस चीज़ पे काम करती है? स्पेस पे काम करती है। उसका नाम क्या है? अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस जो है उसको इंक्यूबेट कौन किया था? वो आईआईटी मद्रास है। तो इनके द्वारा ये क्या है? अग्निकुल कॉस्मोस ये एक प्राइवेट एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर है ना। जैसे हमारा इसरो है तो वो क्या है? एक सरकारी है, लेकिन अग्निकुल कॉस्मोस क्या है? एक प्राइवेट है। जिसको इंक्यूबेट कौन किया था, जिसको गाइड कौन किया था, जिसको नर्चर कौन किया था? वो किया था आईआईटी मद्रास। ये ध्यान में रखना है। इनके द्वारा एक लॉन्च किया गया दुनिया का पहला रॉकेट। पहला रॉकेट क्या कैसा भाई? जो सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन बनाया गया कि एक ही बार में मशीन में डालें उसका डिज़ाइन, है ना। ये मशीन है, मशीन में पूरा डिज़ाइन डाल दिए, एक बटन दबाएं और एक बार में पूरा का पूरा इंजन 3D में प्रिंट होके आ गया। तो इस तरीके का रॉकेट बनाने वाला ये पहली कंपनी बन जाती है अग्निकुल कॉस्मोस। ठीक है, ध्यान रखना, ना तो स्पेस एक्स, ना तो इसरो, ना तो नासा, ये कौन सी कंपनी है? इसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस, जिसके द्वारा दुनिया का पहला रॉकेट बनाया गया जो सिंगल पीस 3D डायमेंशन प्रिंटेड इंजन है। ठीक है, जो रॉकेट का नाम दिया गया है उसका नाम क्या दिया गया? अग्निबाण, है ना। अग्निबाण, SORTED, सॉर्टेड, मतलब सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर, है ना। और ये इंडिया का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर्ड रॉकेट भी बना है। इंडिया का पहला, ना कि वर्ल्ड का, है ना। ये वर्ल्ड का पहला क्या बना है? 3D प्रिंटेड इंजन। और इंडिया का क्या पहला बना है? सेमी क्रायोजेनिक ये इंजन पावर्ड रॉकेट, जो जिसका जो प्योरली इंटायरली डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो क्या है? इंडिजिनियसली किया गया है। ये लॉन्च किया गया कहाँ से? धनुष। धनुष क्या है? इंडिया का पहला प्राइवेट डेवलप्ड लॉन्च पैड है।
अगर हम बात करेंगे, दिस इज द लोगो ऑफ अग्निकुल। अग्निकुल जो है आईआईटी मद्रास के द्वारा इंक्यूबेटेड है, और दिस इज द रॉकेट जिसका नाम क्या है, अग्निबाण। अग्निबाण, ठीक है। और यही पूरा इसका जो इंजन है वो एक बार में 3D प्रिंटेड इंजन है। ये इसका जो नाम है अग्निबाण SORTD, सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी का डिमॉन्स्ट्रेटर। और ये क्या है, सेमी क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक क्या होता है, बहुत ही लो टेम्परेचर पे, है ना, बहुत ही लो टेम्परेचर पे जो फ्यूल यूज आता है ना, उसको हम क्रायोजेनिक इंजन बोलते हैं। बहुत लेमन की भाषा में आपको समझा रहे हैं। उसी तरीके से सेमी क्रायोजेनिक होता है कि बहुत ठंडा और बहुत दोनों को मिला के कुछ होगा, उसी को हम सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर्ड रॉकेट बोलते हैं। सो इट्स अ सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर्ड रॉकेट। और ये जहाँ जो लॉन्च किया गया है उस जगह का नाम क्या है, धनुष। और जो धनुष जो लॉन्च पैड एरिया है वो इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड लॉन्च पैड लोकेटेड कहाँ है, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में है। और ये कब लॉन्च किया गया, ये 30 मई को लॉन्च किया गया, ठीक है। इससे ज़्यादा हमारे एग्जाम के लिए कुछ जरूरी है नहीं। अगला जो है कि हम एक हमारा जो डिपार्टमेंट है वो एक कोलैबोरेशन एफर्ट बना रहा है, किसके साथ, इंडियन एम्बेसी जो कहाँ, मस्कट में है, और किसके साथ, जो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया है, NAI, नेशनल आर्काइव ऑफ मस्कट कहाँ है, मस्कट जो है ओमान का कैपिटल है। तो जो हमारा इंडियन एम्बेसी है जो कहाँ है, मस्कट में, ओमान में है, उसके द्वारा, और वो कोलैबोरेशन किसके साथ करना चाहती है, नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया के साथ, और वो सक्सेसफुली कर ली है। और उसका नाम क्या रखा गया है, द ओमान कलेक्शन, है ना, आर्काइवल हेरिटेज ऑफ द इंडियन कम्युनिटी इन ओमान। इंडियन कम्युनिटी के द्वारा जो भी वहाँ का कुछ वैसा चीज़ जो है जो जो आर्काइव में रखा जा सकता है, तो उसके उसी को प्रिजर्व करने के लिए हम एक क्या कोलैबोरेशन एफर्ट बनाए हैं ओमान गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। अब आपको बात करें नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया की, तो काइंड ऑफ क्या है, एक रिपोजिटरी है जो 1891 में इस्टेब्लिश किया गया था। और ये जो है ये कब से कब किया गया, 19 मई से लेकर 27 तक। और ये जो प्रोजेक्ट है वो डिजिटलाइज होगा। डिजिटलाइज किसको करेगा, 7,000 डॉक्यूमेंट है जो 4 भाषा में, इंग्लिश, अरबिक, गुजराती और हिंदी, ये 4 भाषा का जो भी लिखा हुआ है। ओल्डेस्ट डेटिंग बोला जा रहा है कि सबसे पुराना जो यहाँ मिला है वो 1838 का डॉक्यूमेंट मिला है, ठीक है। उसको हम आर्काइव में रखेंगे जो मोस्टली 90th और 20th सेंचुरी का है। बाकी हम इसका जो भी हमारा जो इंडियन डायस्पोरा जो ओमान में थी उसके रिच कल्चर हेरिटेज को हम क्या करेंगे, प्रिजर्व करने का काम करेंगे। सो इंडियन एम्बेसी इन मस्कट एंड नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, दे बोथ हैव मेड ए कोलैबोरेटिव एफर्ट एंड मेड ओमान कलेक्शन आर्काइवल हेरिटेज ऑफ द इंडियन कम्युनिटी इन ओमान, ओके। और ये जो प्रोजेक्ट है वो 7,000 से मोर देन 7,000 डॉक्यूमेंट्स को हम लोग प्रिजर्व करेंगे। तो ये 4 लैंग्वेज में है, इंग्लिश, अरबिक, गुजराती एंड हिंदी, ओके। चलेंगे हम अगले न्यूज़ पे। अगला न्यूज़ जो है कि हमारे यहाँ जो स्पिरिचुअल गुरु हैं उनका नाम है, एक का नाम है श्री श्री रविशंकर। अभी एक नए स्पिरिचुअल गुरु हैं जिन जो आजकल चलते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो अब क्या ही बोला जाए। स्पिरिचुअल गुरु से थोड़ा बचिए, खुद स्पिरिचुअल बनिए, खुद स्पिरिचुअलिज्म में जाइए, लेकिन ये गुरु बनाना अच्छे गुरु बनाइए, है ना, जांच परख के बनाइए। मुझे फर्क नहीं पड़ता को मत बना लीजिए गुरु और सबको बच्चा को ही मानने लग जाइए। तो वैसे ही एक गुरु है जिनका नाम है श्री श्री रविशंकर। हम इनके बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, सब आदमी का अपना पर्सनल होता है, बहुत ही पर्सनल होता है अपना स्पिरिचुअलिज्म। तो जो श्री श्री रविशंकर हैं उनको एक रिसीव किया गया पहला, उनके नाम का एक पहला स्टैम्प बनता है। और वो कौन से गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जा रहा है, वो तमिलनाडु गवर्नमेंट, तमिलनाडु बोल रहे, श्रीनगर गवर्नमेंट के, श्रीनगर में, श्रीलंका गवर्नमेंट के द्वारा एक स्टैम्प रिलीज किया गया जिसमें श्री श्री रविशंकर, ये क्या है ना कि ये सब गुरु, स्पिरिचुअल गुरु का नाम सुनने के बाद दिमाग घूम जाता है। तो श्रीलंका को श्रीनगर कह रहे हैं, श्रीलंका गवर्नमेंट के द्वारा। और वो क्यों किया गया कि जो इंडियन ऑरिजिन के जो भी तमिलियंस हैं, है ना, तमिल्स हैं, उनका 200 साल पूरा कंप्लीशन होने पे उसी को कमेमोरेट करने के लिए, ठीक है, उसी को कमेमोरेट करने के लिए एक स्टैम्प रिलीज किया गया जिसमें श्री श्री रविशंकर को दर्शाया गया है। गवर्नमेंट ऑफ ईस्टर्न प्रोविंसी ऑफ श्रीलंका, है ना, जिसका नाम क्या है, सेंथिल थोंगडमन, है ना, श्रीलंका का सेंथिल सोंगदमन, उन्हीं के द्वारा ये स्टैम्प श्री श्री रविशंकर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगला जो है लेजेंडरी इंडियन क्रिस्ट पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी को कौन नहीं जानता है, जो ये क्या खेलते हैं, ये बिलियर्ड्स और स्नूकर प्लेयर हैं, ठीक है। इनको हॉल ऑफ फेम में जगह दिया गया है, कहाँ, वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम जो कहाँ है, सैंग्राओ सिटी, चाइना में। बस ये ध्यान रखना है कि पंकज आडवाणी को वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम, जो बिलियर्ड्स का जो म्यूजियम है चाइना में, उसमें हॉल ऑफ द फेम में इंडक्ट किया गया है। अगला जो न्यूज है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से आती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया गया है कि
बोला गया है कि जो पोस्को कानून होता है ना, पोस्को क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। पोस्को कनेक्ट एक्ट के अंदर जो भी, अगर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी प्राइवेट में या तो डाउनलोड कर रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं या प्रोसेस कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या डिस्प्लेइंग पोर्नोग्राफिक एक्ट, वो क्या होगा, वो क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर आएगा। इन्वॉल्विंग चिल्ड्रेन अट्रैक्ट क्रिमिनल लाइबिलिटी अंडर द पोस्को, है ना, पोक्सो एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ये दोनों एक्ट के तहत, पोक्सो और आईटी एक्ट के अंदर, अगर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्राइवेटली या तो डाउनलोड कर रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं या प्रोसेस कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या डिस्प्ले कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, एक क्रिमिनल लाइबिलिटी होगा अंडर द पोक्सो एंड आईटी एक्ट। और सुप्रीम कोर्ट का सजेशन क्या था कि जो पार्लियामेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो लॉ बनाती नहीं है, लॉ बनाने का काम किसका है, पार्लियामेंट का, तो दे सजेस्टेड कि पार्लियामेंट इस पे कुछ स्ट्रॉन्ग सीरियस कंसिडरेशन करके इसको स्ट्रॉन्ग कुछ अमेंड करे इसके लॉ में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेके। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का जो टर्म है, सब्स्टिट्यूट द टर्म चाइल्ड पोर्नोग्राफी विद द चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज मटेरियल, है ना। जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी का है, इसको इसके जगह पे ये लिखे कि चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल है वो पोर्नोग्राफी। इट्स नॉट जस्ट अ पोर्नोग्राफी, ये क्या है, एक्सप्लॉयटिव और अब्यूज मटेरियल है, ठीक है। अगला जो न्यूज है हमारा कि इंडिया जो रिकॉर्ड क्या करता है, बुडापेस्ट में वहाँ का जो फिडे 45th फिडे चेस ओलंपियाड होता है, वहाँ हम लोगों ने दोनों सेक्शन में, कौन से सेक्शन में, ओपन सेक्शन और वीमेन सेक्शन, दोनों सेक्शन में हम लोगों ने जीत हासिल की है, गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। फिडे की बात करें तो फिडे क्या है, फिडे एक इंटरनेशनल बॉडी है जो चेस खिलवाती है, जैसे इंडिया का आईसीसी है ना, ये क्रिकेट का आईसीसी है, उसी तरीके के फिडे के लिए, चेस के लिए जो बॉडी है, ये फ्रेंच एक्रोनिम है। अगर हम फुल फॉर्म इसका बात करेंगे तो इसका लिखा जाएगा इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, लेकिन इसका शॉर्टकट क्या होता है, फिडे, तो फ्रेंच में ऐसा होता है। इसलिए ये कब बना है, ये 1924 में बना, और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ है, लुज़ैन स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इसके जो डिप्टी प्रेसिडेंट है वो इंडिया के हैं, आपको बताना है कि कौन है, वो भी एक चेस प्लेयर थे, बहुत बड़े चेस प्लेयर थे, है ना। और प्रेसिडेंट कौन है वो भी आपको बताना है, वो एक रशियन है, ठीक है। फिडे के जो प्रेसिडेंट है वो एक रशियन है, और फिडे के जो डिप्टी प्रेसिडेंट है वो इंडियन हैं, और वो भी एक चेस प्लेयर थे। अगला जो न्यूज है वो है इंडिया के एक रेसलर हैं जिनका नाम क्या है, संग्राम सिंह। अब संग्राम सिंह के बारे में हम भी नहीं जानते थे, जब इनके बारे में पढ़े तो हम भी क्या रह गए, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हुए इनके बारे में देख के। आप लोग सब इनको रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स में देखे होंगे, दिस पर्सन इज संग्राम सिंह, ठीक है। ये एक एक्टर भी हैं, एक रेसलर भी हैं। तो ये क्या है, ये पहले भारतीय बन गए हैं मेल जिन्होंने मिक्स मार्शल आर्ट में जीत हासिल किया, और वो कहाँ, वो जॉर्जिया में एक गेम हुआ था, गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में, वहाँ इन्होंने जीत हासिल की है, और ये पहले भारतीय बन जाते हैं मेल में जो मिक्स मार्शल आर्ट में फाइट करते हैं, और उन्होंने जीता है, ठीक है। तो इनके बारे में अगर हम बात करें, आपको थोड़ा सा बताएं, तो ये इनको ना ऑर्थराइटिस हो गया था। जब इनको ऑर्थराइटिस हुआ तो ये 6-7 महीने या साल, 6-7 तक ये चेयर पे रहे, व्हील चेयर पे। उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि अब हम चलेंगे और रेसलिंग करेंगे, और वो सोचिए रेसलिंग करते हैं, और ये बहुत बड़े रेसलर भी बन जाते हैं कि वो इंडिया के पहले रेसलर बनते हैं जो मिक्स मार्शल आर्ट में जीत हासिल करते हैं, है ना। ये इनका आप वो देखे होंगे, इंटरव्यू वगैरह आता है ना। तो दिस पर्सन इज संग्राम सिंह, इनकी वाइफ भी एक्ट्रेस है। ध्यान में रखना है, संग्राम सिंह कहाँ से हैं, हरियाणा से, शायद रेवाड़ी से हैं, ठीक है। अगला जो न्यूज है हमारा वो है कि यूनियन कैबिनेट के द्वारा 11 सितंबर को अप्रूव क्या किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री के द्वारा एक प्रपोजल दिया गया था, जिसमें क्या स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन की बात की जा रही थी, और वो स्कीम का नाम क्या है, प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिजोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल्स इन्हांसमेंट, है ना, पीएमई ड्राइव स्कीम। पीएमई ड्राइव स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए अप्रूवल की कौन दे दिया है, हमारा यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया कि हाँ ये स्कीम को आप लॉन्च कर सकते हैं। और ये किस लिए है, टू प्रमोट द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन द कंट्री, कि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा ई व्हीकल्स का प्रमोशन हो पाए। अगर ये बात करें स्कीम का, तो इसको आउटले 10,900 करोड़ रुपए 2 साल के लिए चाहिए होगा, ठीक है। तो बस ध्यान रखना है, पीएमई ड्राइव स्कीम किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री। और आपको क्या बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री के मिनिस्टर कौन है, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगला जो न्यूज है कि हमारे देश में जो वीएफएक्स है, विजुअल इफेक्ट है, गेमिंग है, एनिमेशन है, उसी को प्रमोट करने के लिए यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दिया गया है कि आप क्या बनाना, नेशनल सेंटर फॉर एक्सेलेंस फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी, जिसको क्या बोलते हैं, एनसीओई फॉर एवी
GCXR, है ना, नेशनल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाइए जो इस सब में एक्सेलेंस का बात करे, और उसको अप्रूवल मिल गया है, ठीक है। किस लाइन पे, जैसे IITs बनाया गया है, टेक्नोलॉजी पे बात करें कि IIM बनाया गया है मैनेजमेंट के लिए, उसी तरीके से एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स, ये सब के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाइए जो नेशनल एक्सेलेंस का होना चाहिए। उसी के लिए कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल मिल गया। इसमें काम कौन कौन करेगी? ये जो सेंटर बनेगा वो कहाँ बनेगा? ये जो सेंटर है वो मुंबई में बनाने की बात की जा रही है। और ये किसके द्वारा बनाया जाएगा? सेक्शन 8 ऑफ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ये कौन कौन बनाएगी? FICCI और CII मिलके, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के मिलके ये ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, जो क्या बनाएगा? नेशनल सेंटर फॉर एक्सेलेंस फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी। और वो कहाँ बनेगी? मुंबई में बनेगी। उसके बाद इंडियन हॉकी के द्वारा हमारा जो इंडियन हॉकी टीम है वो 5वां बार, है ना, 5वां बार चाइना को हरा के हम लोगों ने एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीत लिया है। जी हाँ, वी हैव वन, है ना, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हम लोगों ने 5वां बार जीता है। ये 5th टाइम हम लोगों ने जीता है। और किसको हरा के जीता है? चाइना को। ये कहाँ हुआ था मैच? ये हुआ था हुलुन बियोर, चाइना में हुआ था, ठीक है। लास्ट में जुगराज सिंह जो थे उन्होंने एक गोल मार के 1-0 से हम लोगों ने जीता है, ठीक है। आपको क्या बताना है कि इंडियन जो हमारा हॉकी टीम है उसके कैप्टन कौन है? हु इज द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम? है ना, क्रिकेट के तो सब जानते होंगे, हॉकी का बताइएगा। अगला जो न्यूज है वो है पंजाब से, कि पंजाब ने किसको हरा दिया है? उत्तर प्रदेश को। किस चीज़ में? इंडियन जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2024 में जो हुआ है हॉकी के लिए, उसमें पंजाब का टीम जो था उत्तर प्रदेश की टीम को हरा दिया है। और वो कहाँ हुआ था? जालंधर में, ठीक है। अगला न्यूज क्या है कि हमारा जो कांग्रेस के जो लीडर है शशि थरूर साहब, उनको क्या किया गया है? वो एक स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर को हेड करेंगे। इसी तरीके से 2-3 स्टैंडिंग कमेटी बनाई है, जिसके हेड कौन कौन है वो आपको बता दे रहे हैं फटाफट। शशि थरूर जो है एक्सटर्नल अफेयर को देखेंगे। चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के पहले CM रह चुके हैं, वो एग्रीकल्चर देखेंगे, पार्लियामेंट पैनल ऑन एग्रीकल्चर। उसके बाद 2 टाइम जो कोरापुट से MP हैं सप्तगिरी शंकर उलाका, उनके द्वारा देखा जाएगा रूरल डेवलपमेंट। और जो राज्यसभा के MP हैं दिग्विजय सिंह जो MP से आते हैं, है ना, मध्य प्रदेश से, वो हेड करेंगे स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन। तो ये बस ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ दे सकता है, आपको रिपीट कर रहे हैं। एक्सटर्नल अफेयर के हेड कौन होंगे? शशि थरूर, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर में चरणजीत सिंह चन्नी, रूरल डेवलपमेंट में सप्तगिरी शंकर उलाका, और एजुकेशन में दिग्विजय सिंह, ठीक है। अगला जो न्यूज है वो है हमारे एक्सटर्नल अफेयर से, कि एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा क्या किया गया है? श्रीनगर बुलाया गया है कुछ डिप्लोमेट्स को, एशियन कंट्रीज के डिप्लोमेट्स को, और भी एशियन यूरोपियन यूनियन के, ताकि दिखाने के लिए कि जम्मू कश्मीर में हमारा शांति है, वहाँ असेंबली इलेक्शन होने जा रहा था, अब तो हो चुका है, गवर्नमेंट भी बन चुकी है। तो वो इलेक्शन प्रोसेस को दिखाने के लिए हम लोगों ने क्या किया? एशियन कंट्रीज और अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के सीनियर डिप्लोमेट्स को इन्वाइट किया था कि आइए और देखिए, ठीक है। इंटरनेशनल न्यूज़ में जो दिखाता है उसको ये दिखाने के लिए कि वो गलत दिखाता है, ठीक है। अगला जो न्यूज़ है हमारा उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के जो जंगल डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उसके द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ऑपरेशन भेड़िया, ठीक है। ऑपरेशन भेड़िया क्यों लॉन्च किया गया? अभी आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कुछ दिन पहले कि वहाँ भेड़िया का बहुत आतंक हो गया है ना। बहराइच डिस्ट्रिक्ट में बहुत रात में बच्चे को आके वो काट ले रहा है, खा जा रहा है, कुछ बच्चे को लेके भाग जा रहा है, खा जा रहा है, जान मार दे रहा है। तो उसी के लिए ऑपरेशन भेड़िया लॉन्च किया गया है। ये तो आप दिमाग में आ ही जाएगा। बस भेड़िया के बारे में बता दे रहे कि जो यहाँ भेड़िया पाया जा रहा है, जो इंडियन वॉल्फ है, वो एक सब स्पीसी हैं किसके? ग्रे वॉल्फ के, जो मेंबर क्या होता है? कैनिड फैमिली का। और जो हमारा IUCN का जो स्टेटस है इंडियन वॉल्फ का, कंजर्वेशन स्टेटस देखेंगे तो क्या लीस्ट कंसर्न है, मतलब बहुत अच्छा ठीक ठाक पॉपुलेशन है। और वो किसके अंदर है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और अगर शेड्यूल 1 में रखा गया साइट्स के अपेंडिक्स 1 में, ठीक है। अगला जो हमारा लेगेसी बिस्किट है वो क्या है? पार्ले जी, है ना। जो पार्ले जी वैसा बिस्किट है जो भाव भी खाते हैं, है ना, चाय में डुबा के, भाव यहाँ पार्ले जी खाना पड़ रहा है। तो पार्ले जो हमारा जो लेगेसी बिस्किट है, कन्फेक्शनरी मेकर पार्ले, वो कंटिन्यूड FMCG ब्रांड के द्वारा। FMCG ब्रांड क्या होता है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो वैसा गुड्स जो जल्दी जल्दी निकलता है ना। तो रिकॉर्ड 12 साल में भी वो फिर से उसी को 12वां एडिशन में फिर से वो टॉप कर दिया गया है और उसको फिर से अवार्ड दिया गया है। अगर हम बात करें तो
टॉप ऑफ द पैक फॉलोड बाय ब्रिटानिया, अमूल, क्लिनिक प्लस, टाटा। अरे पार्ले जी के सामने कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के यहाँ एक बछड़ा पैदा लेता है काफ, जिसका नाम उन्होंने रखा है दीप ज्योति। आपको थोड़ा सा दीप ज्योति के बारे में बता दे रहे हैं कि ये हैं हमारे मोदी साहब और ये उनका काफ है जिसका नाम रखा गया है दीप ज्योति। ये जो गाय हैं उनका जो नस्ल की बात करें कि उनका जो ब्रीड है वो कौन सा ब्रीड है, तो ये गाय का जो ब्रीड है वो एग्जाम में पूछ सकता है, उसका नाम है पुंगनूर। पुंगनूर काउ ब्रीड है और ये चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में मिलता है। ठीक है, बस यही इंपॉर्टेंट है। दीप ज्योति कुछ ध्यान में रखिए कि व्हाट इज दीप ज्योति, तो आपको ध्यान रखना है कि दीप ज्योति क्या है, एक न्यूबॉर्न काफ है जो मोदी जी के यहाँ है। उसके बाद अगला जो एक है हमारा न्यूज वो है सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ इनिशिएटिव। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ इनिशिएटिव ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किया गया जो स्कीम हमारा स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 उसी के तहत, जो किसके अंदर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के तहत। क्यों? क्योंकि जो मानसून में जो कचरा फैल जाता है जिसके कारण लोकल बॉडीज कारण चैलेंज हो जाता है, बहुत सारा बीमारी वायरस एक्टिवेट हो जाता है मानसून के कारण, बारिश के कारण, उसी को ठीक करने के लिए ताकि दुरुस्त रहे मानसून सीजन में भी, उसी के लिए सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान जो शुरू किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के तहत। ठीक है, जो काम किसके अंदर करेगी, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। अगर हम बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन की तो ये 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, किस चीज़ के लिए कि ओपन डिफिकेशन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट उसको हम दूर कर सकें। और जो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 जब हुआ ये किसके लिए किया गया, ये किया गया गार्बेज फ्री सिटी के लिए, ताकि हमारा जो शहर है वो गार्बेज फ्री हो जाए, इसके लिए। ठीक है, अगला जो न्यूज है वो है इग्नू से। इग्नू क्या है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है ना, उसके अंदर एक नया कोर्स लॉन्च किया गया है मास्टर्स के लिए, और वो कोर्स किस चीज़ में है, भगवत गीता स्टडीज़ में है। क्या आप भगवत गीता के स्टडीज़ में भी मास्टर्स कर सकते हैं, और ये 2024-25 एकेडमिक सेशन से शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें इग्नू की तो इग्नू एक पब्लिक डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी है जो 1985 में बना, और किसके नाम पे है, नाम में ही देख रहे होंगे 1985, नाम किन के नाम पे, इंदिरा गांधी के नाम पे है। ठीक है, अगला जो न्यूज है वो है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के जो सीएम है मोहन लाल यादव, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है इंट्रा स्टेट एयर सर्विस। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या है कि स्टेट के अंदर है ना, इंटर स्टेट के मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, बट इफ वी टॉक अबाउट इंट्रा स्टेट मतलब स्टेट के अंदर है ना, विद इन स्टेट। तो विद इन स्टेट ही वो एक एयर सर्विस लॉन्च किए हैं जो किस चीज़ को प्रमोट करेगा, वो प्रमोट करेगा टूरिज्म को, और उसका नाम क्या रखे हैं, पीएम श्री परिवर्तन वायु सेवा। पीएमसी प्रधानमंत्री श्री पर्यटन का मतलब क्या होता है, घूमना फिरना, कि प्रधानमंत्री श्री पर्यटन वायु सेवा। और इसका पहली फ्लाइट भोपाल से जबलपुर के लिए फ्लैग ऑफ किया गया, भोपाल से जबलपुर। तो कौन सा ऐसा स्टेट बना है जो इंट्रा एयर सर्विस शुरू किया है, वो एमपी। किनके द्वारा, वहाँ के सीएम मोहनलाल यादव के द्वारा। और ये क्या है, उसका नाम क्या है, पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा। भोपाल से जबलपुर के लिए पहली फ्लाइट उड़ी। ठीक है, अगला जो न्यूज है वो हमारा न्यूज है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमारे बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस का इनॉग्रेशन करने आए थे। कब आए थे, 19 जून 2024 को। ये बहुत गर्व की बात है। ठीक है, ये देखिए, ये है पूरा कैंपस जो है कहाँ बना है, राजगीर में बना है, राजगीर में। ठीक है, राजगीर कहाँ है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। अगर हम बात करें कि ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी में जो पहले वाला जो 5th सेंचुरी में जो था वो किसके द्वारा बनवाया गया था, तो वो किसके द्वारा बनाया गया था, कुमार गुप्त के द्वारा। और बर्बाद किसके द्वारा किया गया था, वो जो बदमाश है उसका नाम आपको बताना है कि कौन सा खचड़ा आदमी था जिन्होंने पूरा आग लगा दिया था। ठीक है, था तहस नहस, और उसको क्या बना दिया गया, रियून बना दिया गया। यूनेस्को, वो जो नालंदा महाविहार है, रियून्स ऑफ नालंदा महाविहार, उसको यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर क्या किया गया था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कब, 2016 में। तो जो ये नया कैंपस बना है और ये पूरा ग्रीन कैंपस है ना, इसके बारे में थोड़ा सा जाके पढ़िएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये ग्रीन कैंपस बनाया गया है, प्लास्टिक फ्री कैंपस बनाया गया है। ठीक है, और इसका उद्घाटन मोदी जी आके करते हैं जून 19, 2024 को। इसके जो चांसलर बनाए गए हैं उनका जो नाम है वो नाम क्या है, अरविंद पनघरिया साहब। अरविंद, अगर हम बात करें अरविंद पनघरिया की, तो वो हमारा जो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में बनाया गया था उसके पहले वाइस चेयरमैन बनाया गया था। ठीक है, नीति आयोग के पहले वाइस चेयरमैन कौन बनाए गए थे, अरविंद पनघरिया साहब। सेम आदमी वो नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर भी अपॉइंट किए गए हैं। आपको क्या बताना है कि नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे, है ना, हु इज द फर्स्ट सीईओ ऑफ नीति आयोग, और अभी के कौन है वो भी बताना है, करंट। ठीक है, अगला जो है कि एक 5 साल के सरदार जी हैं जिनका नाम क्या है, तेगबीर सिंह, है ना, तेगबीर सिंह। ये हैं तेगबीर सिंह। दिस
दिस पर्सन, ये जो सरदार जी हैं उनका नाम है तेगबीर सिंह। और ये जो सरदार जी हैं वो आपको जान के बहुत हैरत लगेगा, ये सबसे यंगेस्ट एशियन बन गए हैं जो माउंट किलिमंजारो को स्केल कर गए। माउंट किलिमंजारो को जाके पे चढ़े गए। माउंट किलिमंजारो कितना ऊंचा है पता है आपको? 5,895 मीटर है, 5895 मीटर। इसको ये स्केल कर दिए सरदार जी, बस ये 5 साल के हैं। ठीक है, ये जो है ये कहाँ है? ये तंजानिया में है और अफ्रीका का हाईएस्ट पीक है। ठीक है, ये सबसे यंगेस्ट बन गए हैं तेगबीर सिंह नाम है इनका। अगला जो न्यूज है वो है हमारे जो अमित शाह, जो कौन है? हमारे होम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन के हैं। उनके द्वारा इनोग्रेट किया गया प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सेलेंस। ठीक है, और ये कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में। बोला गया कि वहाँ के जितने भी इन ऑल 55 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एमपी, इंदौर में होगा, वहाँ प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सेलेंस बनाया जाएगा। ये जो कॉलेज है वो किस चीज़ पे काम करेगी? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में लाया गया था उसी पे सारा कोर्स जो है वो ऑफर करेगी। और इसमें जो इन्वेस्ट किया गया पैसा, जो लागत लगी है वो 486 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है टू अपग्रेड द कॉलेजेज, जिसमें जितने भी कॉलेज हैं उसको क्या बना जाएगा? प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सेलेंस दिया जाएगा, कि अगर कुछ कुछ कॉलेज हैं जो एकदम एक्सेलेंट कॉलेज होंगे उनके द्वारा। अगला जो न्यूज है वो है एयर इंडिया के द्वारा, कि एयर इंडिया जो है वो साउथ एशिया का सबसे लार्जेस्ट फ्लाइटिंग ट्रेनिंग स्कूल बना रहा है। और वो कहाँ बना रहा है? महाराष्ट्र के अमरावती डिस्ट्रिक्ट में। और वो कितना पैसा खर्च कर रहा है? 200 करोड़। एयर इंडिया, ठीक है, एयर इंडिया जो है, एयर इंडिया पहले एक पीएसयू हुआ करती थी, हमारे भारत सरकार का एक एंटिटी था, लेकिन वो अब कहाँ, अब क्या है? अब वो टाटा ग्रुप ने उसे खरीद लिया है। तो उसी के द्वारा साउथ एशिया का सबसे लार्जेस्ट फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल कहाँ बना रहा है? महाराष्ट्र के अमरावती में, 200 करोड़ रुपए का लागत से। आपको हम थोड़ा सा एयरलाइन, टाटा एयरलाइन का नियति के बारे में बताते कि कैसे टाटा एयरलाइन जिसने बनाया उसी के पास वो फिर से गई। टाटा एयरलाइन ना 1932 में बनाया जाता है जेआरडी टाटा के द्वारा। उनका सपना था कि हमारे देश में भी हवाई जहाज चले, हम भी जहाज उड़ाएं, और वो सिंगल इंजन को खुद उड़ा के लेके आए थे। ठीक है, उसके बाद 1953 में क्या हुआ? गवर्नमेंट इसको एक्वायर कर लेती है और इसका नाम कर देती है एयर इंडिया। ठीक है, उस समय इसका नाम था टाटा एयरलाइंस। 1932 में जब जेआरडी टाटा के द्वारा बनाया गया था तो इसका नाम रखा गया था टाटा एयरलाइंस। ठीक है, उसका 1953 में गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है और इसका नाम कर देती है एयर इंडिया। लेकिन नियति देखिए कि 2022 में फिर से इसको टाटा ग्रुप खरीद लेती है आफ्टर 69 ईयर्स। ठीक है, तो उन्हीं के द्वारा अमरावती में फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल बनाया जा रहा है जो सबसे बड़ा है साउथ एशिया का। अगला जो न्यूज है वो दीनदयाल स्पर्श योजना। दीनदयाल स्पर्श योजना क्या है? दीनदयाल स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन एंड एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज ए हॉबी, है ना। जो स्टैम्प्स, जो टिकटें होती हैं, एज ए हॉबी आपको अगर करना है, उसमें एप्टीट्यूड या रिसर्च करना है, उसी के लिए ये योजना बनाया गया, जिसको हम स्टैम्प्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? फिलैटली, है ना, फिलैटली बोलते हैं। द स्टडी और कलेक्शन ऑफ स्टैम्प, उसी को हम बोलते हैं फिलैटली। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का एक स्कीम है जो प्रमोट क्या करेगी? फिलैटली को। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि 2017 से 2017-18 से ये स्कीम चलता आ रहा है। इसमें जो है हम 40 स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं, जिसमें क्या है? क्लास 6 से लेके क्लास 9 तक के बच्चों को हम एक क्या देखते हैं? फिलैटली में इंटरेस्ट जगाना चाहते हैं। और वो जो स्कॉलरशिप है वो क्या है? हर एक साल में आपको 6,000 रुपये का एक सपोर्ट दिया जाएगा, जिससे आप अपना जो आपका जो हॉबी है फिलैटली, उसको आप अचीव कर पाएँ। ठीक है, तो आपको ध्यान कर रखना है कि दीनदयाल स्पर्श योजना जो है, इट्स ए योजना फॉर स्टैम्प्स कलेक्शन, और उस एज ए हैबी उसको एप्टीट्यूड और रिसर्च में प्रमोशन करना चाहते हैं, उसी के लिए स्कॉलरशिप देने की एक स्कीम है, जिसमें हर साल 6,000 रुपये का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। क्लास 6 से क्लास 9 के कक्षा 6 से कक्षा 9 के बच्चों को दिया जाएगा 6,000 पर साल, है ना, पर एनम के हिसाब से। अगला जो न्यूज है वो है विरासत। विरासत क्या है? विरासत क्या है? एक एग्जीबिशन है। किस चीज़ के लिए? टू सेलिब्रेट 10th हैंडलूम डे। 10th हैंडलूम डे, इसी को प्रमोट करने के लिए एग्जीबिशन सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका नाम रखा गया है विरासत। ठीक है, और यह ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाता है? हैंडलूम हाट इन जनपथ, है ना। हैंडलूम हाट कहाँ? हैंडलूम हाट जनपथ में हैंडलूम हाट है, वहीं ये ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, जिसका नाम रखा जाता है विरासत। और ये नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NHDC के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। और ये किसके अंदर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ये कब से कब हुआ? 3 से 16 अगस्त के बीच में हुआ। और ये 10वां नेशनल हैंडलूम डे हम लोग सेलिब्रेट किए हैं 7 अगस्त 2024 को। अगर हम थोड़ा सा बात करें तो ये पहला बार, ये 10वां है, मतलब पहली बार हम 2015 में इसको सेलिब्रेट किए थे। क्यों किए थे? क्योंकि जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, अगर आप इतिहास में जाएंगे तो जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, कब हुआ था शुरू? 7 अगस्त 1905, है ना।
7 अगस्त 1905 को हम लोगों ने क्या शुरू किया था? स्वदेशी मूवमेंट, जिसमें हम बोले थे कि हम अपना कपड़ा बनाएंगे, अपना स्कूल बनाएंगे, अपना जगह बनाएंगे, ठीक है। उसी को प्रमोट करने के लिए, उसी को कमेमोरेट करने के लिए वी हैव स्टार्टेड टू सेलिब्रेट हैंडलूम डे, ठीक है। और जो कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। और उसी के एग्जीबिशन को दिखाने के लिए हम लोगों ने एक एग्जीबिशन रखा, कहाँ? हैंडलूम हाट जनपथ में, जिसका नाम रखा गया विरासत, ठीक है। अगला जो न्यूज है वो आती है आईआरसीटीसी से। आईआरसीटीसी सब जानते होंगे, आईआरसीटीसी क्या है? एक पीएसयू है, पहले एक रेलवे का एक ये रेलवे के अंदर काम करती है, जो पीएसयू है, जो कब बना? 1999 में, 1999 में बनाया गया था ये। और ये इसके जो एमडी और चेयरमैन कौन है, आपको कमेंट करके बताना है। आईआरसीटीसी के चेयरमैन और एमडी कौन है, एग्जाम में आता है। और दूसरा जो इंस्टीट्यूट है वो है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, जिसको हम बोलते हैं एनसीआरटीसी। ये कब बनाया गया? ये एक ज्वाइंट वेंचर है, किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, है ना। और बाकी जो भी गवर्नमेंट है, जो एनसीआर रीजन में, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और दिल्ली, ये चारों का, पांचों का एक ज्वाइंट वेंचर है, जिसको हम बोलते हैं एनसीआरटीसी, ठीक है। इसी के द्वारा, ये दोनों के द्वारा क्या लॉन्च किया गया है? वन इंडिया वन टिकट इनिशिएटिव, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि वन इंडिया वन टिकट इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आईआरसीटीसी तो आएगा ही, जब आप टिकट देखेंगे तो आपका दिमाग चमकेगा कि हाँ, आईआरसीटीसी तो है जो टिकट का काम करती है, लेकिन उसके साथ एक और इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है एनसीआरटीसी, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये दोनों के मिल के द्वारा ये लॉन्च किया गया है वन इंडिया वन टिकट इनिशिएटिव, जो क्या काम करेगी? जो इन्हेंस करेगी पैसेंजर्स के ट्रैवल एक्सपीरियंस को। कहाँ कहाँ? इंडियन रेलवे में जो भी ट्रेनें चलती हैं, हालांकि क्या ही इन्हेंस करेगी। अभी तो देख रहे होंगे कैसे हम लोग बोरों के जैसे लाए जाते हैं, और क्या ही कहा जाए, बहुत ही दुर्दशा है। और दूसरा जो है नमो भारत ट्रेन्स। नमो भारत ट्रेन्स क्या है? नमो भारत ट्रेन्स जो है एक ईएमयू है। ईएमयू किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, है ना, जो किसके द्वारा बनाया गया है? रैपिड एक्स। रैपिड एक्स क्या है? रीजनल रैपिड ट्रांजिट सर्विसेज। रैपिड एक्स क्या है? रीजनल रैपिड ट्रांजिट सर्विस, जिसको ओन कौन करती है? एनसीआरटीसी, है ना। कौन ओन करती है? एनसीआरटीसी, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। इसी के अंदर काम करती है रैपिड एक्स, यही ओन करती है। और इसी के द्वारा ये बनाया गया है नमो भारत ट्रेन्स, जो क्या है? इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन है ना, जो फास्ट ट्रेन है। बोला जा रहा है कि ये जो अलाउ करेगी नमो भारत ट्रेन, वो आईआरसीटी प्लेटफॉर्म से फ्लेक्सिबल कैंसिलेशन पेमेंट के लिए ये बनाया गया है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि वन इंडिया वन टिकट इनिशिएटिव जो है वो आईआरसीटीसी और एनसीआरटीसी के द्वारा शुरू किया गया है, ताकि जो इंडियन रेलवे और नमो भारत ट्रेन्स में है, पैसेंजर का एक्सपीरियंस जो है इन्हेंस हो, उसको टिकट कैंसिल करने में या पेमेंट करने में या खरीदने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसीलिए। अगला जो न्यूज है वो है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, DNRLM, ठीक है। उसके द्वारा ये किसके अंदर काम करती है? ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर, जिसके द्वारा अनाउंस किया गया है। क्या अनाउंस किया गया है? एक इनिशिएटिव, उसका नाम क्या है? मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स। जो नेशनल दीनदयाल अंत्योदय योजना है वो किस चीज़ पे काम करती है? स्किल डेवलपमेंट का काम करती है, ठीक है। कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आपके अंदर कोई एक ऐसा स्किल आना चाहिए जिसके कारण आपको एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके, ठीक है। तो ये स्किल डेवलपमेंट के काम करती है। उसी के पे अगर आप उसको स्किल आ गया तो आप सपने देखने लगेंगे। तो उसी के लिए ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है, मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स। और ये जो प्रोग्राम है, इसका एम क्या होगा कि जो भी इंडिविजुअल्स हमारे अक्रॉस इंडिया, उनको एम्पावर करना टू डिजाइन टैकल कॉम्प्लेक्स सोसाइटल चैलेंजेस, ठीक है। तो आज का जो अंतिम है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट न्यूज ऑफ द नेशनल करंट अफेयर वॉल्यूम 2, वो है कि हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर डिफेंस, उनका नाम क्या है? संजय सेठ। उनके द्वारा एक लॉन्च किया गया है क्या? कंट्रोल वेसल, है ना, पोल्यूशन कंट्रोल वेसल, जिसका नाम है समुद्र प्रताप। और वो कहाँ से लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है गोवा से। ये है समुद्र प्रताप समुद्र प्रताप, ठीक है। किनके द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस संजय सेठ, है ना, इनके द्वारा लॉन्च किया गया। ये हमारा इंडिजिनियसली बिल्ट पोल्यूशन कंट्रोल व्हीकल्स है, PCV व्हीकल्स, अभी आपको बताए थे, ठीक है। और ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये बनाया गया है गोवा शिपयार्ड के द्वारा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, GSL। अगर हम बात करें गोवा शिपयार्ड कब बनी थी, तो ये 1957 में ना, जो पोर्तुगीज से पुर्तगालिया सब था, उसी के द्वारा ये बनाया गया था। बाद में हम क्या किए, 1961 में मार के मतलब निकल यहाँ से पहली फुर्सत में। तो जब 1961 में जब ये भागा सब पुर्तगाली, जब हम गोवा को एनेक्स किए पोर्तुगीज से, तो 1961 में इसको हम, जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है, उसको एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका
जो करंट अफेयर का जो सेक्शन है नेशनल करंट अफेयर का वो खत्म होता है। ठीक है, इसका लेंथ वेंथ है, ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बस एग्जाम इंपॉर्टेंट क्या है कि समुद्र प्रताप है क्या, इट्स अ पीसीवी व्हीकल, पॉल्यूशन कंट्रोल व्हीकल है। वो कहाँ लॉन्च किया गया, गोवा में, और ये किसके द्वारा बनाया गया, वो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया। गोवा शिपयार्ड के बारे में बता दिए कि 1957 में भाई पोर्तुगीज़ के द्वारा बनाया गया था और 1961 में हम इसको एक्वायर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नेशनल करंट अफेयर खत्म होता है। आपको अगला सेक्शन है वो 2 दिन का आपको समय दिया जाता है ताकि आप जो भी नेशनल करंट अफेयर, आपका इंटरनेशनल और नेशनल दोनों खत्म हो गया, ये दोनों को आप आई होप पढ़ेंगे, 2 दिन रिवाइज करेंगे। आपको कल से परसों तक 2 दिन के अंदर आपको हर एक टॉपिक वाइज हम PYQ देना शुरू कर देंगे। 50 से 100 सवाल रहेंगे एक टॉपिक में। आपको किस चीज़ के लिए, प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए, कि आपको कितना चीज़ याद आ रहा है। आई होप हल्ला नहीं करिएगा, टाइम पे सब देते चले जाएंगे। मे बी किसी एक दिन लेट हो जाए, लेकिन हल्ला नहीं करना है, तंग नहीं करना है इधर उधर। ठीक है, मेरे पे भरोसा रखिएगा, हम आपको सवाल देंगे, सबका विथ आंसर की देंगे, आपको लगाना है। रोज मिलेगा आपको PDF, ग्रुप में जाके खोजिएगा, कहीं हल्ला नहीं करना कि कहाँ मिलेगा। आप ग्रुप में जाना है, BCW का जो ग्रुप है टेलीग्राम का, वहाँ जाना है, वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ जाके खोजना है, पढ़ना है, और 2 दिन का आपको समय दिया जाता है कि जो पढ़े हैं उसको थोड़ा कंसोलिडेट करिए, है ना, रिवाइज करिए, और टेस्ट दीजिए आप लोग 17 को, है ना। हाईली रिकमेंडेड टेस्ट है, जो ऑफलाइन हो सकता है मोस्टली कोशिश करिए ऑफलाइन जाके दीजिए, है ना। और बाकी पढ़िए, मन से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए, खूब खूब मेहनत करिए, है ना। जब आप मेहनत करके सोएंगे ना तो शाम में बहुत अच्छा नींद आएगा और खुशी भी मिलेगा, आप खुश रहेंगे। तो खूब मेहनत करिए, और हम लोग तो है ही हैं मेहनत करवाने के लिए। हमारी तरफ से जो हो सकता है वो बन पड़ेगा, वो कर ही रहे हैं और करेंगे। खूब मेहनत करिए, खूब पढ़िए, और क्वेश्चन लगाइए। 2 दिन का समय लीजिए। बाकी अगला सेक्शन जो है 2 दिन बाद शुरू होगा, या 1 दिन बाद भी शुरू हो सकता है, लेकिन 1-2 दिन आपको रिवीजन के लिए दिया जा रहा है, ताकि आपको ऐसा नहीं कि एक ही बार सब लाद दिया और पढ़ लो। भाई अभी टाइम है, किया जा सकता है बहुत आराम से, और आप लोग इसको पढ़िए, कंसोलिडेट करिए, है ना। फिर मिलते हैं, है ना। शबक है।